Thank you, Ms. Fajar, and thank you all the participants for sparing your valuable time. And our today's topic is amendments in sales tax registration and filing rules through SRO 350. And this SRO has been issued on 7th March and specially aimed at the flying and fake invoices to curb the dirty games of fake and flying invoices. So let's discuss the SRO 350. Before that, we need to understand, maybe there may be some participants who don't understand the sales tax mechanism. तो उनके लिए एक छोटी सी मैं प्रेजेंटेशन उनको देना चाहूँगा कि व्हाट इज सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स यू ऑल नो कि इज इनडायरेक्ट टैक्स है और ये बेसिकली कंज्यूमर टैक्स है विच इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्संस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी, और ये बेसिकली कंज्यूमर को चार्ज होता है. टैक्सेबल गुड्स जो है वो आपको शायद अंदाज़ा है कि तमाम गुड्स अदर देन विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड सब पे ये लागू होता है. और करंटली फॉर द लास्ट 1 ईयर, मोर देन अ ईयर, इसका जो रेट है दैट इज 18%. तो उसके अलावा जो अगर एक सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करता है तो उसमें रेट जो है वो 4% का एडिशन हो जाता है. मीन 22% सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ता है. टैक्स रेट्स जो हैं इसमें ईच स्टेज पे अप्लाई होते हैं सप्लाई चेन में, और इसको इसीलिए वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है. सप्लाई चेन का भी हम जिक्र करेंगे कैसे होती है. ये बेसिकली सप्लाई चेन है. जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर डीलर को करता है सप्लाई. तो हर कोई अपनी अपनी प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करता है और एंड कंज्यूमर तक फाइनल प्राइस पे टैक्स चार्ज होता है. और उसमें ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है, लाइक पार्टी ए अगर सेल करती है पार्टी बी को 100 रुपीज़ की गुड्स हैं तो वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा पार्टी ए पार्टी बी को 18 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 118. तो वो पार्टी बी जो है वो आगे सी को अगर सेल करती है, तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है और वो सपोज सेल करती है 110 की, तो उस पे सेल्स टैक्स चार्ज करेगा वो 19.80, यानी 110 जो प्राइस बनी है उसके ऊपर 18% होगा. तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई पार्टी बी टू सी इज 129.80. तो सेल्स टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें बेसिकली जो आउटपुट टैक्स है, जो सेल्स पे टैक्स है, उसमें से जो ऑलरेडी उसने पे किया होता है प्रीवियस पार्टी को वो माइनस हो जाता है और बाकी गवर्नमेंट में जमा करवाना होता है. और जो पार्टी जो भी बंदा सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टैक्स चार्ज करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाए आफ्टर डिडक्टिंग एनी इनपुट टैक्स अगर उसका कोई है तो. इसलिए इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का समझना भी इसमें जरूरी है. इनपुट टैक्स वो होता है सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस जो आपको बैकवर्ड परचेजेस पे मिलता है, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं. और आउटपुट टैक्स जो है सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, उसमें जो आप सेल करते हैं उसके ऊपर चार्ज करते हैं. तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इसी के तरीके से सेल्स टैक्स वर्क करता है. 1990 से ये सेल्स टैक्स पाकिस्तान में एप्लीकेबल है और करंटली इसमें रेट 12.5% भी रहा, 15% भी रहा, 16 भी रहा, 17 भी था एक साल पहले और लास्ट ईयर 18% हो गया. ये इनडायरेक्ट टैक्स है. इसमें कुछ चीज़ें जो एग्जाम्प्ट हैं, नेसेसिटीज़ जैसे दालें चावल ये वो, उसके अलावा तमाम चीज़ों पे ये चार्ज होता है. वो खैर एक अलग सब्जेक्ट है कि कौन सी चीज़ एग्जाम्प्ट है कौन सी नहीं है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब इसमें बेसिकली कौन चार्ज करता है, जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस एंटिटीज़ जो हैं उनसे कलेक्ट उन्होंने चार्ज करना होता है और दे आर लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट. यानी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के थ्रू ही कलेक्शन होती है और वही इंटरमीडियरी हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स. इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पे करते हैं बट जो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये कलेक्ट होके जमा होता है. अच्छा जी, इसमें कौन कौन सी वो बिजनेस एंटिटीज हैं जिनको रजिस्टर होके सेल्स टैक्स इस वैट मोड में जमा करवाना है.
मैन्युफैक्चरर जो है, एवरी मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, उसने उसके लिए रजिस्टर होना जरूरी है। और ए रिटेलर हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, यानी इस तरह के रिटेलर जो कि टीयर वन रिटेलर की डेफिनेशन में आते हैं। टीयर वन रिटेलर की डेफिनेशन आप सबको अंदाजा है, जो नेशनल चेन्स हैं या बड़े स्टोर्स हैं या जिनके बिजली के बिल जो हैं वो बेसिकली 1.2 मिलियन से ज़्यादा हैं। मीन बड़े स्टोर्स जो हैं उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है, और जो छोटे स्टोर्स हैं उनको तो सेल्स टैक्स उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में चार्ज होके आ जाता है। और उसके अलावा एवरी इम्पोर्टर जो भी इम्पोर्ट करता है कोई भी बिजनेस एंटिटी, उसके लिए भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। एक्सपोर्टर भी होना एक्सपोर्टर के लिए भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके अलावा एनी होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी ट्रेडिंग का जो भी काम करते हैं उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो कॉटेज इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया कि जिनकी 10 मिलियन से कम एनुअल सप्लाईज हूँ, उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, ये अब इसमें जो जिसकी वजह से ये एसआरओ इशू हुआ है वो ये खबरें हैं, फेक एंड फ्लाइंग सेल्स टैक्स इनवॉइसेस। इसमें लास्ट ईयर सितंबर में, अगस्त सितंबर में बहुत सारी रेड्स हुए। एफबीआर ने काफ़ी इस पे एक्शन लिया, आई ने लिया, और काफ़ी सारे लोगों को फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करते हुए पकड़ा, जिन्होंने इशू की हुई थी, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये लास्ट ईयर अक्टूबर की खबरें हैं। इवन कल की अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर की खबर देखें तो एलटीओ कराची में, सीटीओ कराची ने एक गिरोह पकड़ा है जो बेसिकली से फेक सेल्स टैक्स इनवॉइसेस में शामिल है। ये होती क्या है फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस? फेक एंड इनवॉइसेस जो होती हैं ये डिफरेंट, एक फेक इनवॉइसेस तो कुछ इशू हो सकता है। जो बैक चेन है उसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम है, बेसिकली उसमें कुछ कंट्रोल्ड है, बट फ्लाइंग इशू हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, और उसको कर्ब करने के लिए एसआरओ इशू हुआ है। यानी उसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप इनपुट जहां से परचेज करते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, बट आउटपुट इज नॉट रजिस्टर्ड। जिनको आप सप्लाई करते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, और उसका जो बेनिफिट लेते हैं वो लोग वो ये लेते हैं कि वो आउटपुट जो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं वही जो है वो फिर ऐसे लोगों को आउटपुट की इनवॉइसेस इशू कर देते हैं जो उस उन्होंने डायरेक्टली वो परचेज नहीं की होती, बट जस्ट टू क्लेम दैट इनपुट। आपने देखा है कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो अपनी कम करने के लिए लोग जो है वो उसको इशू करते हैं। उसके अलावा फेक यूनिट्स बहुत सारे रजिस्टर होते हैं एफबीआर के साथ। वो टेम्परेरी तौर पे रजिस्टर होते हैं एज एन इम्पोर्टर या एज ए इम्पोर्टर का आगे एजेंट। वो बेसिकली किसी भी इम्पोर्टर से ये फ्लाइंग इनवॉइसेस खरीदते हैं, फेक इनवॉइसेस, और उसके बाद फिर देन जिनको ज़रूरत होती है उनको इनवॉइसेस इशू करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। और इस तरीके से ये ग्रो जो है काम करता है, और ये एंटिटीज बेसिकली साल 2 साल रहती हैं और उसके बाद ये भाग जाते हैं मार्केट से। तो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम काफ़ी अरसे से, जब मैनुअल सिस्टम था तब तो बहुत ज़्यादा था। इवन अब मैनुअल सिस्टम नहीं रहा तब तो फेक इनवॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होती थी कि आपने इनपुट क्लेम कर लिया, इवन कोई भी इनवॉइसेस डाल के, जब मैनुअल सिस्टम होता था इवन वो यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना ही कुछ वो सप्लायर एग्जिस्ट करते थे, तो उसको हम फेक इनवॉइसेस कहते थे। उसके अलावा फ्लाइंग इनवॉइसेस जो हैं वो बेसिकली आपने ऐसे लोगों से ली जिनसे आपका बिजनेस नहीं है, बट जस्ट टू क्लेम योर इनपुट, इस तरीके से आपने फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करवाई और अपनी इनपुट टैक्स लायबिलिटी जो है उससे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया। तो ये कुछ रियल बिजनेसमैन होते हैं जो अल्टीमेट बेनिफिट उठाते हैं। और इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर एक इम्पोर्टर है वो अपना तमाम माल जो है वो जो भी मंगवाता है वो एक अनरजिस्टर्ड चेन को बेच देता है, और वहाँ पे तमाम आगे फर्दर जो है वो टैक्स एवेजन होती है पूरी चेन में। और जहाँ दूसरी साइड पे
जो फेक इनपुट क्लेम करते हैं उनके लिए वो एक डबल इम्पैक्ट उसका हो जाता है। वहां से उनको नुकसान होता है गवर्नमेंट को कि फर्दर चेन में जो रियल टर्म्स में सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को जाना था वो नहीं मिला। और दूसरी साइड पे कुछ लोगों को जो सेल्स टैक्स जिनकी लाइबिलिटी बनती थी उन्होंने फेक इनपुट क्लेम करके अपनी लाइबिलिटी कम कर ली। तो गवर्नमेंट को बेसिकली एक एस्टिमेट के मुताबिक 5 to 6 ट्रिलियन का नुकसान इससे हो रहा था। और अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें एफबीआर जो है उसने एक्शंस लिए हैं, आई ने लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। और इसको कर्ब करने के लिए अभी ये जो एसआरओ इशू हुआ है, इससे पहले एक एसटीजीओ भी इशू हुआ था सितंबर 2023 में। और उसमें हर टैक्स ऑफिस में एलटीओ आरटीओ में ये एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो कम्युनिकेट किए गए थे कि वो किस तरीके से इसकी डिटरेंस करें। और उसमें फेक एंड जो असेसमेंट एंड प्रोसेसिंग सेल में कोई कम से कम हर आरटीओ एलटीओ में या सीटीओ में कुछ ड्यूटीज लगाएं, बंदे स्पेसिफाई करें जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज़ पे काम करें कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस जो हैं उसको पकड़ा जा सके, उसको कर्ब किया जा सके। तो इसमें बेसिकली बहुत सारी इसकी निशानियां हैं जो एफबीआर ने खुद भी आइडेंटिफाई की हैं कि किस तरह के सप्लायर जो होते हैं वो बेसिकली फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें यह है कि हाई वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस विद लिटिल और नो सेट नेट सेल्स टैक्स पेमेंट के, यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन खुद अपनी सेल्स टैक्स पेमेंट नहीं करते वो। उसमें बेसिकली यही होता है कि वो इनपुट आउटपुट को जस्ट बराबर करते हैं, बेसिकली जाली फेक रजिस्ट्रेशंस होती हैं। वैल्यू ऑफ परचेजेस एंड इनपुट टैक्स देयर ऑन आर इक्वल एंड ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सप्लाईज। और कंटिन्यूसली ह्यूज कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं उनके और मीगर कैपिटल अमाउंट उनकी अगर इनकम टैक्स रिटर्न देखें तो वहाँ पे बहुत थोड़ी सी कैपिटल अमाउंट होती है और ना ही कोई उसमें बिजनेस एक्टिविटी शो करवाई जाती है। तो ये एक एसटीजीओ इशू हुआ था। इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ मीन टैक्स ऑफिस के लेवल पे और आई के लेवल पे। और फर्दर इसमें जो है वो ये रजिस्ट्रेशन रूल जो एसआरओ 350 इशू हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन रूल्स में अमेंडमेंट लाई गई। इसमें एक तो रिक्वायरमेंट ये लाई गई कि बैलेंस शीट जो है बिजनेस इंडिकेटिंग बिजनेस कैपिटल, बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी बंदा का बिजनेस कर रहा है और सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाह रहा है, along with other requirements like बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट भी उसने देना होता है, रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का जो होता है वो देना होता है। तो और तमाम ब्रांचेस की डिटेल देनी होती है। जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, इसमें यानी कि कोऑर्डिनेट के साथ के उसका किस लोकेशन पे बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर अगर है तो आल्सो द जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ मशीन प्लांट एंड मशीनरी के वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं। और इसके साथ अभी जो रिक्वायरमेंट एक आई है कि अदर देन मैन्युफैक्चरर, सिंगल मेंबर कंपनी और जो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो इसमें एक बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट डाली गई है। रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने जाएगा तो उसमें एक बैलेंस शीट भी जमा करवाएगा और इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस कैपिटल विद कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट्स इन द बैंक, कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट्स इन द बैंक अमाउंट, बैंक में कितनी उसकी अमाउंट्स है, पार्टनर्स की अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो किसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी बैलेंस शीट जो है बेसिकली उसमें कैपिटल अमाउंट अलग अलग मेंशन होनी चाहिए, वो जमा करवाई जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उनके लिए ये है कि अभी इस एसआरओ 7 मार्च है तो 7 अप्रैल तक उन्होंने within 30 days from the date of enforcement of this notification, उन्होंने भी उसको ये जो बैलेंस शीट है वो जमा करवानी है। और इस सूरत में अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो रिटर्न फाइल करने के काबिल नहीं होंगे। उसके लिए स्पेशली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर चाहिए होगी अगर उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, अनटिल अनलेस के वो बैलेंस शीट जमा नहीं करवाएंगे। तो ये एक जी मेजर रिक्वायरमेंट है। उसके साथ फिर और भी हैं,
उसके अलावा ये है कि जी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एलआरओ, ये कुछ अर्सा पहले शुरू में भी डॉक्यूमेंट्स कुछ फिजिकली वहां पे वेरीफाई होते थे, उसके बाद जब ऑटोमेटेड सिस्टम रजिस्ट्रेशन का हुआ तो उसमें वेरिफिकेशन जो है वो कम हो गई। वैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते थे तो वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। तो अभी उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यानी वो सीटीओ में या आरटीओ में ही होता है, वो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ए कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर, यानी सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर, वो बेसिकली दे shall only register after the LRO is satisfied that the requirements under sub rule 2, वो जो पहले वाली रिक्वायरमेंट्स थी ये सारी, यानी बैंक सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन, कंज्यूमर नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ ब्रांचेस, जीपीएस टैग्ड, मीन फोटोग्राफ्स, और उसके साथ साथ बैलेंस शीट जो है वो अगर पूरी है तो फिर वो रजिस्टर करेगा। और उसके लिए पहले आप उसको देखेगा कि वो अपलोड किए गए हैं, और उसके अलावा एलआरओ जो है वो अप्रूव करेगा एप्लीकेशन को, तब उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होगी। और इसके साथ साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसमें पहले ये था कि उसकी सिर्फ पोस्ट वेरिफिकेशन हो सकती थी एनी टाइम, कि जब रजिस्ट्रेशन हो गई है तो पोस्ट वेरिफिकेशन करके कोई भी मीन सेल्स टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो देख सकते हैं कि जी वो बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कि ऑल्दो के बाकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हुई होती हैं। अब इसमें प्री वेरिफिकेशन और पोस्ट वेरिफिकेशन और बोथ, यानी इसमें बेसिकली ये है कि बिफोर रजिस्ट्रेशन भी फिजिकल वेरिफिकेशन मैन्युफैक्चरर की हो सकती है, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। तो ये भी एक बेसिकली उसी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि फेक सप्लायर, फेक बिजनेस यूनिट्स रजिस्टर हो जाते थे, जो कि 1-2 साल के लिए फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करके भाग जाते थे, उसको कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली ये वाली रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको स्ट्रिंजेंट या सख्त किया जा रहा है। अच्छा जी, देन इसमें एक और जी रिक्वायरमेंट है कि अभी भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, लेकिन इसमें अभी रिक्वायरमेंट जो है उसमें ये डाला गया है कि वो हर साल होगी। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन हुई उसके बाद 1-2 साल कोई फेक यूनिट्स जैसे रजिस्टर होते हैं, उसके बाद फेक इनवॉइसेस, फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करके, फ्रॉड करके, टैक्स फ्रॉड करके भाग गए। तो इन्होंने ये कहा है कि हर साल जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड बंदा है, एंड एवरी इंडिविजुअल जो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल मस्ट विजिट एट नादरा ई सहूलत सेंटर विद इन अ मंथ फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये तो एक हो गया। और उसके बाद ये है कि ई सहूलत के लिए हर साल जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अगर नहीं होगी, नहीं करवाएगा कोई, तो इन केस ऑफ फेलियर तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न उसकी नहीं हो सकेगी विदाउट प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ द कमिश्नर। तो ये भी एक नई रिक्वायरमेंट डाली गई है कि हर साल नादरा से रजिस्टर्ड पर्सन ने वेरिफिकेशन करवानी है। वो होती तो बेसिकली बहुत आसान ही है, कोई इतना मसला नहीं होता, बट उसको यह है कि हर साल लाजमी करार दिया गया है, सो दैट पता चले कि ये एग्जिस्ट भी करता है बंदा या नहीं करता। समटाइम्स ऐसे भी हुआ है कि कुछ ऐसे यूनिट्स ने ये टैक्स फ्रॉड किए हैं कि जिसका मालिक खुद फौत हो चुका था, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का करोड़ों रुपए का काम करके तो उसमें बेसिकली टैक्स फ्रॉड किया। तो वो एक्चुअली वो बंदा जो है वो फौत हो चुका था, जिसकी फर्म थी या जिसके नाम पे, या वो प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टेब्लिशमेंट थी। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो इसलिए बेसिकली हर साल के लिए वेरिफिकेशन जो है उन्होंने लाजमी करार दे दी। अच्छा, देन एक और इसमें रिक्वायरमेंट है जी, क्योंकि जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करते हैं इनका अपना बिजनेस कैपिटल या वो जो स्टेक होता है उस कंपनी में या उस बिजनेस में या उस एंटरप्राइज में जो फेक बनाई होती है फॉर द पर्पस ऑफ फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस, तो उसमें बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं होता। तो इसमें ये भी है कि अगर जो बिजनेस कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर किया है, एक तो डिक्लेयर करने की शर्त अभी आई है, और दूसरी ये शर्त आई है कि बिजनेस कैपिटल जो डिक्लेयर किया अगर उससे 5 टाइम्स ज्यादा सेल हुई
in a month 5 times बिजनेस से कैपिटल से ज़्यादा सेल हुई तो दे कैन फाइल देयर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली इफ कमिश्नर अप्रूव्स इट बिफोर हैंड, यानी कमिश्नर से अप्रूवल लेके देन वो सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होगी। तो ये प्रोवाइजो कुछ इस तरह से है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेल्स बीइंग डिक्लेयर्ड इन द सेल्स टैक्स रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए सिंगल मेंबर कंपनी, ये बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है, कंपनी हैविंग वन शेयर होल्डर और मेंबर, इसको सिंगल मेंबर कंपनी भी हम कह सकते हैं, are 5 times more than the declared business capital, the electronic filing of return shall only be made with prior authorization of the by the commissioner through IRS। तो वो प्रायर अथोराइजेशन आईआरएस के थ्रू ही होगी डेफिनेटली, सारा अभी ऑनलाइन ही सिस्टम है। तो लेकिन ये भी एक रिक्वायरमेंट उसमें डाली गई है जस्ट टू कब द फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, और इस तरह के लोगों को बजाय के जब वो क्राइम हो जाता है, टैक्स फ्रॉड हो जाता है, तो बाद में रिकवरी एफपीआर के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्योंकि वो लोग तो बेसिकली गायब हो जाते हैं मार्केट से, या होते भी हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता जो कि वो उसमें फर्दर एफबीआर उससे रिकवरी कर सके। तो इसलिए उसको बिफोर टाइम कर्टेल करने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा जी, देन ये तो एक हो गया जी रजिस्ट्रेशन के रूल्स में चेंज। उसके बाद सेल्स टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में ये एक चेंज थी कि 5 times अगर ज़्यादा बिजनेस कैपिटल से सेल है तो वो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर कोई भी सप्लायर, आप सबको अंदाज़ा है अनेक्शर ए फाइल होता है बाय अनेक्शर ए जो है उसमें आपकी सेल्स डाली जाती है। अनेक्शर सप्लायर सबमिट्स डाटा इन आइदर अनेक्शर सी और अनेक्शर आई में सप्लायर जो है वो डाटा सबमिट करता है और आपने अपनी सेल जो है वो अनेक्शर ए में डालनी होती है। तो अनेक्शर सी में बेसिकली जब तक आपका सप्लायर सेल्स 10 तारीख तक डालता है, 10 तारीख तक जब आप वो सेल सब अनेक्शर सी सबमिट करता है तो आपको वो इनपुट अवेलेबल हो जाता है और उसकी बेस पे आप अपनी रिटर्न बना के फाइल कर देते हैं। अच्छा, देन ये होता है कि आपकी लाइबिलिटी डेफिनेटली जितना आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइसेस दी हैं उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। और आपका सप्लायर समटाइम्स, ये जो फेक सप्लायर्स होते हैं ये समटाइम्स ऐसा करते हैं कि वो इनवॉइसेस इशू करते हैं, उसके बाद अनेक्शर सी भी सबमिट कर देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं मार्केट से और उसके सेल्स टैक्स जमा ही नहीं करवाते। और देन वो जो सेल्स टैक्स जिन्होंने क्लेम करना होता है इनपुट, वो क्लेम कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में जाके वो वापस उनको हो जाता है और वो फिर वो ढूंढते हैं कि वो किधर है बंदा जिसने सप्लाईज हमें की थी। तो इस तरीके से भी काम होता है। तो अभी इसको कर्ब करने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है कि अगर अनेक्शर सी जो है वो फाइल करेगा 10th तक, तो उसके बाद 15 तक आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो प्रोविजनल सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल होगी। और अनटिल द मंथ एंड, पहले तो अगले महीने नेक्स्ट मंथ जाके पता चलता था ना, अनटिल द मंथ एंड आपको अगर वो सेल्स टैक्स रिटर्न उसने नहीं जमा कराई आपके सप्लायर ने, तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब है सेल्स टैक्स भी नहीं जमा करवाया। तो उस सूरत में या तो फिर वो आपकी टैक्स रिटर्न में जितने सप्लायर्स ने ऐसी इनपुट दी थी जिन्होंने सेल्स टैक्स नहीं रिटर्न फाइल की, वो आपको टैक्स लायबिलिटी की सूरत में इनपुट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। आप जब जमा करवाएंगे उसको तो तब आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो फाइनल फाइल होगी। तो ये एक बेसिकली पहले जो टाइम लैग था उसमें 1-1.5 महीने का, उसको भी कम करके 31st ऑफ द सेम मंथ कर दिया गया, सो दैट कि आप इसमें भी बेसिकली टाइमली एक्शन हो सके और गवर्नमेंट एक्सचेकर को उसका नुकसान ना हो। देन जी ये इनपुट फाइल यानी कि ये बात मैंने बता दी और उसके बाद फिर क्लासेस कुछ ओमिट की गई उसी से कॉन्सिक्वेंट, जिसमें ये था कि वो अनेक्शर सी जो है वो 10 तक फाइल होगा और देन वो नेक्स्ट
10th तक अगर वो नहीं जमा होता तो देन आपको डिसअलाउ हो जाएगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अभी इसमें डिफरेंटली उसको अमेंड किया गया है कि आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोविजनल रहेगी until supplier of input files his tax return, otherwise आपको खुद पे करना पड़ेगा by the end of the month। अच्छा जी, देन एक प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर रिक्वायर्ड टू इशू क्रेडिट नोट ऑफ सेल्स रिटर्न इन केस ऑफ सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें ये भी है कि जो इस तरह के फेक एंड जो फेक यूनिट्स होते हैं, जो स्पेशली ये कमर्शियल इंपोर्टर्स वगैरह होते हैं, इनका कमर्शियल इंपोर्टर के तौर पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को। उसके अलावा उनके पास इनपुट जो है वो बचता है जब इंपोर्ट करते हैं आइटम्स की, तो वो अपनी सेल जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को ज़्यादातर शो करते हैं। और जब किसी को उन्होंने फेक इनवाइस, फ्लाइंग इनवाइस देनी होती है, इनपुट किसी को चाहिए होता है, तो वो वाली सेल कैंसिल करके उसको ये फेक फ्लाइंग इनवाइस इशू करते हैं। तो इस सूरत में भी इन्होंने ये कहा है कि उसमें अगर अनरजिस्टर्ड से किसी भी बंदे को सेल शो की है किसी ने, तो उसमें आपको अगर कैंसिल करना है या सेल रिटर्न डालनी है बेसिकली, तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर रिक्वायर्ड होगी। इसमें कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, वो बेसिकली सफ़र होंगे लोग, बट ये वाली जो है ये भी अमेंडमेंट उसमें की गई है। तो दिस इज ऑल जी। बेसिकली इसका टेक होम ये है कि इस तरह के लोगों से विजिलेंट रहें। एक तो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई ऐसा सप्लायर सप्लाई करता है और आप उसमें टैक्स फ्रॉड में जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल हो सकते हैं। समटाइम्स आप नोइंगली ऐसा कर सकते हैं, या समटाइम्स अननोइंगली भी आपका कोई सप्लायर है, वो कहता है जी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप मुझसे माल ले लें, मैं आपको इनवाइस प्रोवाइड कर दूंगा। वो किसी फेक सप्लायर की इनवाइस आपको दे देता है, आपको नहीं पता चलता। तो वो फेक इनवाइस, जो सप्लायर की इनवाइस है, वो आपके लिए टोटल इनपुट जो है उसको बेसिकली डिसअलाउ करेगी। नॉट ओनली इनपुट डिसअलाउ करवाएगी, बल्कि आपको टैक्स फ्रॉड भी कमिट हो जाएगा आपसे, जो कि एफबीआर जो है आपको टैक्स फ्रॉड की मद में आपको अलेज करेगी, और उसके बाद आपसे वो रिकवरी भी होगी, डिफॉल्ट सरचार्ज भी होगा, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। तो इस सूरत में आप लोगों ने भी विजिलेंट रहना है। इसका टेक होम ये है। और दूसरी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डेफिनेटली जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए भी बेसिकली थोड़ी सख्ती का बायस बनेंगी। बट एवरी लॉ इज मेड टू कर्ब टू कंट्रोल सम इवल फोर्सेस। तो उसमें जो कि बहुत कम 1-2% ही होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। तो विद दिस वी आई एंड माय टुडेज वेबिनार विद दिस। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर हैं किसी के, तो उसको हम एड्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच।